तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पाइल्स के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर हम पाइल्स की बात करें तो पाइल्स को हम बवासीर भी बोलते हैं या फिर हेमोराइड्स। तीन नाम है इसके, हेमोराइड्स, बवासीर एंड पाइल्स, तीनों नाम से इसे जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो बवासीर होता है, पाइल्स होता है, क्या है, कैसे होता है, देखो थोड़ा सा आप प्रयास करना समझने का। जो बवासीर होता है वो जो आपका एनएस है, रेक्टल है, जहाँ से आप स्टूल को पास करते हो, वहाँ पे एक वेन होती है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। जब किसी वेन में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन आएगा, तो जब भी वहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट पड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ से पेन होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ब्लड आना चालू हो जाएगा। एज यूजुअल अगर आपका रेक्टल एनस बिल्कुल हेल्थी है, कोई वेन में इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं है किसी भी नस में, तो चाहे जितना प्रेशर पड़े ना ही उसमें पेन होगा और ना ही उसमें ब्लीडिंग, मतलब रक्त आएगा। अगर किसी तरीके से उसमें कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और पहले से वो इंजुरी है या फिर उसमें कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो ये दिक्कतें आती हैं। उसी को बोलते हैं हम पाइल्स, हेमोराइड्स या फिर बवासीर। अब बात करें कि भाई बवासीर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं, तो इसके मेजोरिटी में दो बवासीर के प्रकार माने गए हैं। पहला तो है आपका एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरा है आपका इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब होता है जो बाहरी सतह में होते हैं, मतलब जो आपका रेक्टस होता है, रेक्टल होता है, एनस होता है, उसके बाहरी साइड पे होगा तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल पाइल्स। अगर इंटरनल साइड मतलब उसके जो एनस है उसके अंदर होगा, मतलब बाहर से विजिबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम इंटरनल पाइल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई हम बात करें कि अगर किसी को पाइल्स हो गया है तो उसके क्या लक्षण होंगे। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स की बात करें लक्षण के आधार पे, तो जो हमारा होता है दोनों में लक्षण लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये हो जाता है कि जो आपका इंटरनल पाइल्स है, जब भी उसमें ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि दर्द नहीं होता है, मतलब विदाउट पेन आपको ब्लड आएगा। इन केस ऑफ एक्सटर्नल उसमें जब भी ब्लड आएगा तो आपको पेन होगा। ठीक है, तो नियरली जो लक्षण है दोनों के सेम है। एक अंतर सबसे बड़ा ये है कि भाई जो एक्सटर्नल पाइल्स है, बाहरी सतह में है, तो उसको डॉक्टर विजिबल कर लेता है, उसको देख लेता है, एग्जामिन कर लेता है। बट इन केस ऑफ इंटरनल पाइल्स को हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, लाइक आपका पेन होगा स्टूल पास करते समय, ब्लीडिंग होगी, ब्लड आ सकता है, इरिटेशंस होगी, मतलब ईचिंग होगी, खुजली होगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ लक्षण वहाँ पे देखे गए हैं। कब्ज की शिकायत रहेगी आपको, तो ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पे देखे गए हैं। अब दोस्तों बात करें, क्या किसी पर्सन को रेक्टल या फिर एनल ब्लीडिंग होती है तो क्या उसको पाइल ही होता है, पाइल्स ही होता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो आपका रेक्टल ब्लीडिंग है और बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि किसी को बहुत लंबे टाइम से डायरिया हो, किसी को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को बहुत लंबे टाइम से अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन की दिक्कत हो, या फिर किसी को एनल कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, ठीक है, या फिर किसी को हो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जिसके केस में जो आपका एनल या फिर रेक्टल ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब भाई बात करें जो आपके पाइल्स होते हैं उनका कॉज क्या है, कारण क्या है। अगर हम बात करें इनके कारण की, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो एग्जैक्ट इसका कारण है, कॉज है, वो अभी तक अननोन है। मतलब अभी तक मेडिकल साइंस ये नहीं पता कर पाई है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। जब भी हम किसी बीमारी का एग्जैक्ट कॉज पता कर लेते हैं, एग्जैक्ट कारण पता हो जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि बुखार का कारण भाई ये बैक्टीरिया है, तो हम उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पाइल्स में ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें जो आपका पाइल्स होता है वो आइडियोपैथिक होता है, जिसमें हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलता है, तो हमें बेस्ड ऑन सिम्टम, बेस्ड ऑन लक्षण के आधार पे हमें अपना ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। बात करें कि भाई इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण है कि आपका जो एनल है, रेक्टम है, आपका वहाँ पे जो वेन है उसमें बहुत एक्सेसिव प्रेशर या फिर स्ट्रेचिंग बढ़ जाए, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, बैठने की जॉब है, तब भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है आपको, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया का रिस्क रहता है, उस केस में हो सकता है।
क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज है, या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस केस में भी आपको थोड़ा सा जो पाइल्स है बवासीर की रिस्क बढ़ जाती है। या फिर इसके अलावा आपका वजन बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं। या फिर आप एनल सेक्स करते हो तो उस समय भी आपको पाइल्स की दिक्कत बढ़ सकती है। या फिर कुछ ऐसे लोग, ऐसी लेडीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के केस में भी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, समटाइम डायरिया की दिक्कत आती है। तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी के केस में जो आपका पाइल से थोड़ा सा इंक्रीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जो मुख्य कारण है ड्यू टू एज बढ़ने के साथ साथ भी पाइल्स का रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक अनुवांशिकी होता है जिस पे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। या फिर देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोगों को भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। ऐसे ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से पाइल्स हो सकता है आपको। अब भाई बात करें कि हम पाइल्स को डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि क्या रियल में पाइल्स है या नहीं है। देखो, इसके दो डायग्नोसिस बहुत अच्छे हैं। एक तो हमारा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर अगर आपका एक्सटर्नल पाइल्स है बेस्ड ऑन सिम्टम, बेस्ड ऑन आपके लक्षण, वहाँ से पता कर लेता है फिजिशियन कि आपको क्या दिक्कत है, क्या रियल में पाइल्स आपको बवासीर है या नहीं। दूसरा जो आपका होता है वो होता है बेस्ड ऑन लेबोरेटरी, मतलब कुछ आपकी टेक्निक्स होती हैं, लाइक आपका कोलोनोस्कोपी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई होता है, तो उसके सहायता से भी हम पाइल्स, हेमोराइड्स से बवासीर का पता कर सकते हैं। ये आपका फिजिशियन सर्जन डिसाइड करता है कि हमें कौन सा एग्जामिनेशन कराना है, कौन सा उसका टेस्ट परफॉर्म कराना है, जिससे बहुत ईजिली हमें पता लग जाए क्या रियल में प्रॉब्लम है या नहीं है। अब भाई बात करें, अगर आपको पाइल्स की दिक्कत है या फिर आप बचना चाहते हो ऐसी बीमारी से, तो आपको प्रिवेंशन, बचाव में क्या करना होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाइल्स, हेमोराइड्स, बवासीर को बचाने के लिए आपको फाइबर रिच फूड लेने पड़ेंगे। फाइबर रिच फूड होते हैं, देखो फाइबर एज यूजुअल आपके बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के पर्पज से लाभदायक नहीं है, लेकिन जो आपका फाइबर होता है आपके इंटेस्टाइन में जाके प्रोबायोटिक, जो आपकी पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, उनको ग्रो कराता है और वहाँ पे स्वेलअप हो जाता है, जिससे आपका जो स्टूल है इजीली पास हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि पाइल्स का जो मुख्य कारण एक ये भी माना गया है कि लोगों को कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसकी वजह से उनका जीआईटी सिस्टम प्रॉब्लम करने लगता है और कहीं ना कहीं उनको बवासीर की दिक्कत हो जाती है। तो आपको फाइबर का जो कंटेंट है, फाइबर की मात्रा है, फाइबर रिच फूड है, उनको अपने डाइट में शामिल करते रहना है। दूसरा है आपको पानी की मात्रा बहुत अच्छी करनी है, लाइक आपको 2.5 से 3 लीटर लगभग आप पर डे पानी का इंटेक करिए, जिससे जो आपका जीआईटी सिस्टम है थोड़ा सा मॉइस्ट रहे और जो आपका स्टूल है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी थोड़ा मॉइस्ट रहे, तो ईजिली रेक्टल से पास हो जाए वो। और आपको बता दें, जब भी आप स्टूल के लिए जाते हो, मोशन के लिए जाते हो, तो अपनी ब्रीथ को होल्ड ना करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना करें वहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा एनस में, वहाँ पे ज़्यादा जो वेन है वो स्वेलअप होगी और कहीं ना कहीं ब्लीड कर जाएगी तुरंत। तो उस केस में आपको अपनी ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। और जो जब भी आपका मोशन के लिए फील हो तो आप तुरंत जाइए, उसको होल्ड मत करिए, मतलब रोक के मत रखिए। ये अवॉइड करिए बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना, जैसे आप कोई जॉब करते हो, कोई शॉप पे बैठते हो, तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए कि बीच बीच में आप टहलते रहें या फिर खड़े हो जाएं, बहुत लंबे टाइम तक बैठे ना, उससे भी दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका जो बाउल मूवमेंट है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, वो थोड़ा सा चलता रहे, अप डाउन होता रहे, तो जिससे जो आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी। ये तो आपका हुआ प्रिवेंशन, ठीक है। अब बात करेंगे भाई, क्या कोई योगा एक्सरसाइज आपका पाइल से बचा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बहुत सारे योगा ऐसे होते हैं, योगासन ऐसे होते हैं जो आपको पाइल से राहत दिला सकते हैं। पहला तो आपका डीप ब्रीथ, ठीक है। तो डीप, अगर आप प्रॉपर डीप ब्रीथ करते हो तब भी आपको पाइल से राहत मिलेगा। एक एक्सरसाइज होती है बालासन, बालासन या फिर बालासन, जो बच्चों की चाइल्ड पोज माना जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है आपका। इसके अलावा आपका है पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जैसा कि आप एक देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा है बाउंड एंगल पोज, ठीक है, बाउंड एंगल पोज भी आपका हेल्प करता है पाइल्स के केस में। पवना मुक्तासन है, ये भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट करता है पाइल्स के केस में, जीआईटी रिलेटेड दिक्कतें आपकी सही होती हैं। इस आपका है बटरफ्लाई पोज। तो ये कुछ ऐसे योगासन हैं जिसकी सहायता से आप अपने जीआईटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और जो आपका पाइल्स, हेमोराइड्स से बवासीर जैसी दिक्कतें, उनसे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल सकता है, उससे थोड़ी सी राहत मिल। अब भाई बात करें, क्या कुछ हर्बल औषधियाँ, हर्बल दवाइयाँ भी होती हैं जो पाइल्स के केस में आपको थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकें? तो इसका आंसर है यस।
बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी प्रॉपर्टी लैक्सेटिव होती है और पाइल्स के केस में बहुत अच्छा कारगर साबित, लाइक आपका कैस्टर ऑयल है, ठीक है, इसबगोल है, एलोवेरा जेल है, मुलेठी है, आंवला है, सेना है, मतलब अदरक है, प्याज, त्रिफला, ब्लैक टी, ग्रीन टी। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, जितनी भी हमने अभी हर्ब्स बताई हैं उनमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन बरतना है। प्रिकॉशन क्या बरतना है आपको? इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लैक्सेटिव है, मतलब ये अगर बहुत लंबे टाइम तक आप लेते हो तो आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है या फिर लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है, तो बहुत लंबे टाइम तक ना लें। आप ऐसा ना करें ये दवाइयाँ आप लगातार पता लगा 6 महीने से ले रहे हैं, लगातार 1 साल तक ले रहे हैं, तो ऐसी औषधियाँ हैं इनसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपके बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है, तो बहुत लंबे टाइम तक इसका यूज ना करें। अब भाई बात करें क्या कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी होती हैं इसमें, तो देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है वो है लैक्सेटिव, जैसा कि मैंने आपको कुछ हर्ब्स बताई हुई हैं। अब इसके अलावा जैसे मान लो आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो एंटीकोगुलेंट वहाँ पे दे देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीपीएटी में पेन हो रहा है तो आपका पेन किलर वहाँ पे लगा देते हैं, और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वहाँ पे स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, टॉपिकल क्रीम दे देते हैं। तो ये कुछ औषधियाँ आपकी होती हैं एलोपैथिक की तरफ से। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी है, क्या इसको हम सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। बहुत सारी ऐसी भी मॉडर्न साइंस के पास टेक्निक्स है। अगर आपका जो पाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर आप हमेशा के लिए इसको ख़त्म करना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर इंटरनल पाइल्स है तो वहाँ पे वो कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डाल के वहाँ से कट आउट कर लेते हैं उसको और बाहर निकाल लेते हैं, या फिर बाहर है तब भी उसको वहाँ से कट कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा केमिकल कोई इंजेक्शन इंड्यूस कर देते हैं जिससे वो जो आपका क्लॉट बना हुआ है फिर जो वेन स्वेलअप हुई है वो डिजॉल्व हो जाए। तो ये बहुत सारी ऐसे टेक्निक है सर्जिकल में कि अगर आप दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहते हो तो आप अपनी सर्जरी से भी पाइल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और उसके बाद आपको पाइल्स की दिक्कत दोबारा नहीं हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि पाइल से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमें कमेंट में बताइए, हम प्रयास करेंगे उस पर दूसरा वीडियो बनाया जाए और आपके पास बहुत जल्द से जल्द पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए।